23 जून 2021 लाहौर शहर का जौहर टाउन इलाका गर्मियों की भयानक तपिश में डूबा था। यह एक आम और शांत दोपहर थी। लोग अपने घरों के अंदर दिन के काम कर रहे थे। गाड़ियां सड़कों के किनारे खामोशी से खड़ी थी। उस वक्त कुछ भी असामान्य नहीं लग रहा था। कोई खतरे की घंटी नहीं बजी थी। और फिर अचानक जमीन पूरी ताकत से हिल उठी। एक भयानक और कान फोड़ देने वाले धमाके ने हवा को बीच से चीर दिया। धमाके की ताकत इतनी ज्यादा थी कि भारी गाड़ियां खिलौनों की तरह हवा में उछलकर पलट गईं। आसपास के घरों की मजबूत दीवारें ताश के पत्तों की तरह ढह गईं। हर तरफ सिर्फ कांच के नुकीले टुकड़े और इमारतों का मलबा बिखर गया। कुछ ही सेकंड में काले धुएं का एक विशाल गुब्बार आसमान में छा गया। जौहर टाउन की शांति एक खौफनाक चीख में बदल गई। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या हुआ है। जो जगह कुछ देर पहले जिंदा और सुरक्षित थी, वह पल भर में एक बर्बाद खंडहर बन चुकी थी। शुरुआती रिपोर्टों ने तबाही की एक बेहद दर्दनाक तस्वीर पेश की। इस धमाके में 4 लोगों की मौके पर ही जान चली गई। मरने वालों में एक मासूम बच्चा भी शामिल था, जिसका इस पूरी राजनीति से कोई लेना देना नहीं था। इसके अलावा 14 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उनके शरीर मलबे और कांच से छलनी हो चुके थे। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियों के तेज सायरन से पूरा इलाका गूंजने लगा। राहत और बचाव दल के लोग मलबे में दबी हुई जिंदगियां तलाश रहे थे। खून और राख से सनी यह सड़क किसी भयानक युद्ध के मैदान जैसी लग रही थी। लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि यह कोई आम आतंकवादी हमला नहीं था। जैसे जैसे काला धुआं छंटने लगा, घटनास्थल पर पहुंचे सुरक्षा बलों को एक बेचैन करने वाली बात समझ में आई। धमाके की जगह का चुनाव कोई इत्तेफाक नहीं था। विस्फोटकों से भरी वह कार किसी भीड़भाड़ वाले बाजार में नहीं खड़ी की गई थी। उसे एक खास मकसद से एक बेहद खास और सुरक्षित जगह पर रखा गया था। वह बम एक घर के ठीक बाहर फटा था और वह कोई साधारण घर नहीं था। वह घर हाफिज सईद का था। जैसे ही यह नाम पुलिस के वायरलेस सेट पर गूंजा, पूरे पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की नींद उड़ गई। एक ही पल में यह घटना एक स्थानीय पुलिस जांच से उठकर राष्ट्रीय सुरक्षा के सबसे बड़े संकट में बदल गई। यह समझने के लिए कि एक अकेला नाम इतना बड़ा भूचाल कैसे ला सकता है, हमें इतिहास के पन्नों को देखना होगा। हाफिज सईद लश्कर-ए-तैयबा का संस्थापक है। दक्षिण एशिया की खुफिया और रणनीतिक दुनिया में यह नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारत और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां उसे एक बेहद खतरनाक और वांटेड व्यक्ति मानती हैं। उस पर साल 2008 में मुंबई में हुए खौफनाक आतंकवादी हमलों की साजिश रचने का सीधा आरोप है। हाफिज सईद का नाम भारत और पाकिस्तान के बीच दशकों पुराने खून खराबे और तनाव का एक जीता जागता प्रतीक है। पाकिस्तान की अपनी न्याय प्रणाली में भी उसका इतिहास बहुत जटिल और विवादों से भरा रहा है। उसे आतंकवाद को पैसा मुहैया कराने के कई मामलों में अदालत ने सजा सुनाई है। हाफिज सईद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिस तक आसानी से पहुंचा जा सके। वह हमेशा भारी सुरक्षा और कड़ी निगरानी के साए में रहता था। उसके घर के इतने करीब विस्फोटकों से लदी गाड़ी का पहुंच जाना सुरक्षा तंत्र की एक बहुत बड़ी नाकामी थी। ऐसे व्यक्ति के घर के बाहर धमाका होना कोई छोटा मामला नहीं हो सकता। यह एक सीधा और भयानक संदेश था। किसी ने पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित और संवेदनशील इलाकों में से एक में सेंध लगा दी थी। यह एक ऐसी घटना थी जो पूरे क्षेत्र की शांति और कूटनीति को खतरे में डाल सकती थी। घटनास्थल पर अब स्थानीय पुलिस पीछे हट चुकी थी। उनकी जगह राष्ट्रीय स्तर की खुफिया एजेंसियों और आतंकवाद निरोधक दस्तों ने ले ली थी। वे धातु के हर मुड़े हुए टुकड़े, हर जले हुए तार और जमीन के हर गड्ढे की बारीकी से जांच कर रहे थे। उन्हें एक सुराग चाहिए था। यह बम किसने रखा था और उनका असली मकसद क्या था? जो धमाका जौहर टाउन की सड़क पर हुआ था, उसकी गूंज अब इस्लामाबाद के बंद कमरों तक पहुंच चुकी थी। राजनेताओं, खुफिया प्रमुखों और सैन्य अधिकारियों की आपातकालीन बैठकें शुरू हो गईं। यह स्पष्ट हो गया था कि इस धमाके के तार सरहद के पार जुड़े हो सकते हैं। राख और मलबे के बीच से एक नई राजनीतिक लड़ाई जन्म ले रही थी। एक ऐसी लड़ाई जिसमें सच और झूठ के बीच का फासला बहुत कम होने वाला था। लाहौर का यह धमाका अब कूटनीति का एक खतरनाक हथियार बनने जा रहा था और इस हथियार का पहला निशाना अब तय किया जा रहा था। जौहर टाउन की सड़कों से उठने वाली धूल अभी पूरी तरह बैठी भी नहीं थी, लेकिन जांच की सुइयां बहुत तेजी से घूमने लगी थी। पंजाब के आतंकवाद निरोधक विभाग, जिसे CTD के नाम से जाना जाता है, ने तुरंत पूरे इलाके को अपने नियंत्रण में ले लिया था। उनकी जांच किसी आम हत्या या चोरी की नहीं थी। यह एक ऐसे हमले की जांच थी जिसने सत्ता के गलियारों में खौफ पैदा कर दिया था। जांचकर्ता हर छोटे सुराग को बड़े ध्यान से एक दूसरे के साथ जोड़ रहे थे। धमाके में इस्तेमाल की गई उस जली हुई कार के टुकड़े बहुत सावधानी से जुटाए गए।
इलाके के आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को बार बार देखा गया। एक एक चश्मदीद गवाह से लंबी पूछताछ की गई। अधिकारियों ने फोन के रिकॉर्ड और संदिग्ध लोगों की आवाजाही को खंगालना शुरू कर दिया। दिन रात की इस कड़ी मेहनत के बाद कुछ ही हफ्तों में एक मोटी खुफिया फाइल तैयार हो गई। ये फाइल सिर्फ कागजों का बंडल नहीं थी, बल्कि इसमें कई खतरनाक दावे छिपे थे। यह खुफिया फाइल लाहौर की बंद कमरों वाली जांच एजेंसियों से सीधे इस्लामाबाद पहुंची। पाकिस्तान सरकार इस पूरी घटना को सिर्फ एक आपराधिक मामला मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। उनके नजरिए से यह उनके देश की संप्रभुता और सुरक्षा पर एक सीधा और सुनियोजित हमला था, और इस हमले का जवाब वे बंद दरवाजों के पीछे नहीं देना चाहते थे। इस्लामाबाद ने एक बेहद आक्रामक कूटनीतिक रुख अपनाने का फैसला किया। पाकिस्तान के आला अधिकारियों ने देश और दुनिया के मीडिया को बुलाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कैमरों की चमक और पत्रकारों की भारी भीड़ के बीच उन्होंने एक बहुत बड़ा दावा किया। इस्लामाबाद ने सीधे तौर पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ पर इस धमाके की साजिश रचने का आरोप लगाया। यह कोई हल्का बयान नहीं था। एक देश द्वारा दूसरे देश की खुफिया एजेंसी का सार्वजनिक रूप से नाम लेना हमेशा गंभीर परिणाम लाता है। पाकिस्तान के अधिकारियों ने दावा किया कि उनके देश में अस्थिरता फैलाने के लिए यह एक प्रायोजित आतंकवाद का मामला है। उन्होंने पूरी दुनिया के सामने कहा कि उनके पास रॉ की प्रत्यक्ष संलिप्तता के पक्के सबूत मौजूद हैं। उनका सीधा आरोप था कि सीमा पार से इस हमले के लिए बड़ी मात्रा में पैसे और सटीक निर्देश दिए गए थे। उनके मुताबिक हाफिज सईद के घर के बाहर हुआ यह धमाका उसी बाहरी साजिश का एक खौफनाक हिस्सा था। बात यहीं पर खत्म नहीं हुई। दोनों देशों के बीच तनाव को एक नए स्तर पर ले जाते हुए पाकिस्तान ने एक बड़ी कूटनीतिक धमकी दी। उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि वे इस धमाके से जुड़े सारे सबूत संयुक्त राष्ट्र के सामने रखेंगे। वे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का ध्यान इस खुफिया युद्ध की तरफ खींचना चाहते थे, जो लंबे समय से दोनों देशों के बीच चल रहा था। ये एक तरह से दुनिया की अदालत में भारत को खड़ा करने की एक बड़ी कोशिश थी। लेकिन सीमा के उस पार नई दिल्ली में इन गंभीर आरोपों को बिल्कुल खामोशी से नहीं सुना गया। भारत की प्रतिक्रिया बहुत तेज, सख्त और कूटनीतिक रूप से बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने पाकिस्तान के सभी दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताकर तुरंत नकार दिया। भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि लाहौर में हुए इस धमाके से उनका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। नई दिल्ली के अधिकारियों ने इन आरोपों को पाकिस्तान का एक झूठा प्रचार अभियान बताया। भारत के अनुसार यह पाकिस्तान की अपनी आंतरिक सुरक्षा की नाकामियों को छुपाने की एक बहुत पुरानी और जानी मानी चाल थी। जब भी पाकिस्तान में कोई बड़ी घटना होती है तो उसका दोष सीमा पार मढ़ देना एक आसान रास्ता होता है। भारत ने इस पूरी कहानी को सिरे से खारिज कर दिया। सिर्फ बचाव करने के बजाय नई दिल्ली ने कड़ा रुख अपनाते हुए अपना निशाना वापस पाकिस्तान की तरफ मोड़ दिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कहा कि पाकिस्तान खुद आतंकवादियों को अपने यहां पनाह देता है। भारत ने कड़े शब्दों में मांग की कि पाकिस्तान अपनी जमीन से पनपने वाले और दुनिया भर में फैलने वाले आतंकवाद के खिलाफ असली कार्रवाई करे। इस तरह आरोप लगाने का यह खेल पूरी तरह से पलट गया। अब इन दोनों परमाणु संपन्न देशों के बीच शब्दों का एक नया और खतरनाक युद्ध छिड़ गया था। यह सरहदों पर लड़ी जाने वाली बंदूकों और तोपों की लड़ाई नहीं थी। यह न्यूज चैनलों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और कूटनीतिक बयानों के जरिए लड़ा जाने वाला एक मनोवैज्ञानिक युद्ध बन गया था। और इस राजनीतिक शोर शराबे में असली सच्चाई धीरे धीरे कहीं बहुत पीछे छूटने लगी थी। दोनों देश अपनी अपनी कहानी दुनिया को सुना रहे थे और हर कोई खुद को सही साबित करने में लगा था। इस कूटनीतिक लड़ाई के बीच जौहर टाउन के धमाके में मारे गए लोगों और उनके परिवारों की आवाजें पूरी तरह से दब गईं। ऐसा लगने लगा जैसे वे मासूम लोग सिर्फ भू राजनीति के इस बड़े खेल में इस्तेमाल होने वाले मोहरे बनकर रह गए थे। लेकिन जबकि राजनेता दुनिया के सामने लड़ रहे थे और बयानबाजी कर रहे थे, पाकिस्तान की पुलिस जमीन पर अपना काम कर रही थी। सीटीडी का जाल धीरे धीरे लेकिन बहुत मजबूती से कस रहा था। उन्होंने उन चेहरों को ढूंढ निकाला था जिन्होंने असल में उस कार को वहां लाकर खड़ा किया था। वे मोहरे जो इस खतरनाक खेल का सबसे निचला हिस्सा थे, अब पुलिस की गिरफ्त में थे। कुछ लोगों को बहुत ही गुपचुप तरीके से गिरफ्तार कर लिया गया था। अब खुफिया फाइलों और राजनीतिक दावों से निकलकर यह मामला अदालत के कटघरे में पहुंचने वाला था। इन अपराधियों को अब दुनिया के सामने लाने का वक्त आ गया था। सलाखों के पीछे से अब न्याय की एक नई और खौफनाक प्रक्रिया शुरू होने वाली थी और सबसे बड़े फैसले का भी इंतजार था। राजनीति और कूटनीति के कान फोड़ देने वाले शोर से दूर
पाकिस्तान की कानूनी व्यवस्था ने अपना खामोश काम शुरू कर दिया था। दोनों देशों के राजनेता टीवी स्क्रीन पर एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन असली मामला अब बयानों की तेज दुनिया से निकलकर अदालत के ठंडे और शांत कमरों में आ गया था। आतंकवाद निरोधक अदालत के भारी लकड़ी के दरवाजे बंद हो चुके थे। यह अदालत कोई आम जगह नहीं थी। यहाँ देश के सबसे संवेदनशील, खौफनाक और जटिल मामलों के फैसले होते थे। और आज लाहौर के जौहर टाउन धमाके की फाइल मेज पर रखी थी। कटघरे में खड़े चेहरे किसी भी जासूसी फिल्म के रहस्यमयी किरदार जैसे नहीं लगते थे। वे बिल्कुल साधारण दिखने वाले हार्ड मांस के इंसान थे। वे ऐसे लोग थे जो किसी भी आम भीड़ का हिस्सा हो सकते थे, लेकिन इन्हीं लोगों को इस बड़े और खतरनाक खुफिया खेल का मोहरा बनाया गया था। अदालत की कार्यवाही बहुत लंबी और थका देने वाली थी। कई दिनों तक पुलिस के गवाहों के बयान बारीकी से सुने गए। अपराध स्थल से उठाए गए सबूतों को अदालत के सामने पेश किया गया। धमाके की वह भयावहता और मासूम लोगों की चीखें उस अदालत के कमरे में भी महसूस की जा सकती थी। और फिर वह दिन आ गया जिसका सबको इंतजार था। अदालत को अपना आखिरी और सबसे बड़ा फैसला सुनाना था। पूरे कमरे में एक भारी सन्नाटा पसरा हुआ था। न्यायाधीश ने अपनी मेज पर रखी फाइल खोली और अपना फैसला पढ़ना शुरू किया। सन्नाटे को चीरती हुई सजा की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। पीटर पॉल, ईद गुल, जियाउल्लाह और सज्जाद हुसैन, ये वो 4 नाम थे जिन्हें सबसे बड़ा मुजरिम माना गया। अदालत ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए इन चारों को मौत की सजा सुनाई। इसके साथ ही आयशा गुल नाम की एक महिला को भी इस पूरी साजिश में दोषी पाया गया। अदालत ने उसे 5 साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई। पंजाब की आतंकवाद निरोधक एजेंसी ने इसके बाद भी कुछ और लोगों को पकड़ने का दावा किया। उनका कहना था कि उन्होंने इस पूरी खौफनाक साजिश के मुख्य योजनाकार और पैसे का इंतजाम करने वालों को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया है। ऐसा लगा जैसे न्याय हो गया है और एक बहुत ही खतरनाक फाइल हमेशा के लिए बंद कर दी गई है। मौत की सजाओं ने जमीन पर मौजूद अपराधियों का अंत तो तय कर दिया था, लेकिन यहीं से इस कहानी का सबसे अंधेरा, गहरा और उलझा हुआ हिस्सा शुरू होता है। जमीन पर काम करने वाले इन छोटे मोहरों को तो पकड़ लिया गया, लेकिन असली साजिशकर्ता कौन था? वे अदृश्य हाथ किसके थे जिन्होंने इन लोगों को कठपुतलियों की तरह दूर बैठकर नचाया था? इस्लामाबाद ने बार बार और बहुत जोर देकर भारतीय खुफिया एजेंसी पर सीधा आरोप लगाया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह बड़ा दावा कभी भी साबित नहीं हो सका। किसी भी स्वतंत्र और निष्पक्ष अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने पाकिस्तान के इन आरोपों की पुष्टि नहीं की। इस सबूत की कमी ने साजिश के सिद्धांतों को जन्म दिया। इंटरनेट और सोशल मीडिया पर कई खौफनाक कहानियां और अफवाहें आग की तरह फैलने लगी थी। ऑपरेशन अलविदा जैसे रहस्यमयी गुप्त नामों और बड़े नेताओं की खुफिया बैठकों की मनगढ़ंत कहानियां रची गईं। यह तक कहा गया कि पड़ोसी देश के सबसे बड़े राजनेताओं ने खुद एक बंद कमरे में इस हमले की पूरी योजना बनाई थी। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि इन रोमांचक कहानियों का कोई ठोस आधार नहीं था। दुनिया के किसी भी बड़े, निष्पक्ष और भरोसेमंद न्यूज नेटवर्क ने इन बातों की कभी पुष्टि नहीं की। ये महज उड़ती हुई अफवाहें थीं, जो बिना सबूत के अंधेरे में तीर चलाने जैसी थी। खुफिया युद्ध की सबसे बड़ी और भयानक त्रासदी यही होती है। इस युद्ध में सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी धुंधली होती है कि उसे साफ साफ देख पाना बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है। जो बातें हम नहीं जानते, वे अक्सर उन बातों से कई गुना ज्यादा डरावनी होती हैं जो हमें पता होती है। असली मास्टरमाइंड हमेशा उस गहरे और ठंडे कोहरे में छिपा रहता है, जहां तक कोई कानून या कोई अदालत कभी नहीं पहुंच सकती। जौहर टाउन का वह धमाका महज कुछ 100 किलो विस्फोटकों का फटना नहीं था। यह उस लंबी और खामोश जंग का एक छोटा सा हिस्सा था जो दक्षिण एशिया में दशकों से लड़ी जा रही है। इस जंग में कोई सैनिक वर्दी पहनकर सीमा पर नहीं लड़ता। इस युद्ध में कोई आधिकारिक जीत या हार की घोषणा नहीं होती। इसमें सिर्फ झूठे सच्चे आरोप होते हैं, खुफिया फाइलों के बड़े बड़े अंबार होते हैं और मासूम लोगों की खून से सनी लाशें होती हैं। आज भी लाहौर का वह धमाका 2 बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयों के बीच झूल रहा है। एक सच्चाई वह है जिसे जमीन पर देखा और महसूस किया गया। साल 2021 का वह मनहूस दिन, 4 मासूम लोगों की दर्दनाक मौत और अदालत द्वारा सुनाई गई मौत की सजाएं। ये वह सच है जिसे कोई भी झुठला नहीं सकता। दूसरी सच्चाई कूटनीतिक बयानों और खुफिया फाइलों के बंद पन्नों में कैद है। यह वह सच है जिसे हर देश अपनी राजनीतिक सुविधा और फायदे के लिए अपने तरीके से मोड़ता है। असली अपराधी और जिस पर आरोप लगाया जाता है, उसके बीच का फासला शायद कभी तय नहीं हो पाएगा। जब तक यह फासला मौजूद है, यह रहस्यमयी कहानी कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होगी।
और शायद आने वाला इतिहास इसी फासले को कूटनीति का नाम देता है।